नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है वैदिक संस्कृति। ठीक है दोस्तों, अगर आप सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक संस्कृति, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। लगभग वेदों से और आर्यों के जीवन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब इसी टॉपिक से संबंधित होते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 4th है। इससे पहले हम 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप एक बार उन क्लासेस को देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, जो वैदिक संस्कृति है वो क्या है, जो वैदिक काल था हमारा उससे संबंधित जो संस्कृति थी, यानी कि उस समय की जो संस्कृति थी उसको ही वैदिक संस्कृति कहा जाता है। अगर हम इसके समय क्रम की बात करें तो वैदिक काल का जो समय क्रम है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है। अब देखिए, जब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था किस बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था वो 1520 में हो गया था। यानी कि 1520 तक हड़प्पा सभ्यता का काल था। और यानी कि 1500 से अगर हम मान लें तो 1500 से उसका हड़प्पा सभ्यता का पतन होना प्रारंभ हो गया था। और हड़प्पा सभ्यता के बाद जिस संस्कृति का जन्म हुआ वो थी हमारी वैदिक संस्कृति या वैदिक काल। ठीक है। और एक और चीज़ की, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक काल है वो एक ग्रामीण, यानी कि वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कि वैदिक काल है क्या, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, वैदिक काल से हमारा मतलब है उस काल से, उस समय से, उस युग से जिसका ज्ञान हमें कहाँ से होता है, वैदिक साहित्यों से होता है। यानी कि वैदिक साहित्य से जिस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है उसे ही वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया वैदिक काल का मतलब, और इसका समय हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और अब देखिए वैदिक साहित्य। ठीक है। अब देखिए वैदिक साहित्य क्या है। वैदिक साहित्य वो है जिसमें हमारे वेद आते हैं। ठीक है। और वेद हमारे कितने हैं ये सब हम जानते ही हैं। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है। अब देखिए, ये जो वेद हैं इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। इनसे हमें आर्यों की, जो आर्य थे उनकी राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला, इन सभी की जानकारी मिलती है। इसीलिए वैदिक सभ्यता का एक और नाम है और वो है आपका आर्य सभ्यता। ठीक है। यानी कि वैदिक सभ्यता का अगर एक और नाम पूछा जाए तो वो क्या होगा, आर्य सभ्यता होगा। यानी कि वैदिक संस्कृति या वैदिक काल को हम आर्य सभ्यता या आर्यों का मतलब समय, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय इन्हीं की बारे में पूरी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। अब एक प्रश्न उठता है कि आर्य जो शब्द है उसका मतलब क्या है। तो देखिए, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ है वो है आर्य। यानी कि जो आर्य लोग थे वो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते थे, सबसे उत्तम मानते थे। ठीक है। अब देखिए, ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ही जो वैदिक संस्कृति है इसका विकास हुआ होगा। ठीक है। तो ये था इसका एक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा आगे जानते हैं आर्यों के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो देखिए, जो आर्य थे वो प्रारंभ में क्या था, इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है। मतलब एक जगह पर स्थायी निवास नहीं करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कबीलों में रहते थे। किन में रहते थे, ये लोग कबीलों में रहते थे, इनके ग्रुप बनाकर। और जो आर्य थे वो गाय, बैल, घोड़ा, ये सारे पशुओं को पालते थे, यानी कि ये पशुपालक थे। ठीक है। दूसरी चीज़, ये लोग चारा पानी, यानी कि अपने जो पशु पालते थे उनके चारे, पानी और उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, यानी कि घूमते रहते थे। और जहाँ पर इन्हें उपजाऊ भूमि या चारा मिल जाता था ये लोग वहीं पर बस जाते थे। ठीक है। ठीक है। तो ये देखिए हुआ क्या कि जो आर्य थे वो समूह में आए, कबीलों के रूप में आए और धीरे धीरे नए नए स्थानों पर
बस से चले गए, यानी कि इधर उधर घूमते घूमते ये पूरे जगह जगह बस गए। ठीक है, अब देखिए इनका जो वो है समय, वो है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। क्या हुआ, आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। ठीक है, अब देखिए जो आरंभ की जितनी भी अगर हम उनकी बात करें सभ्यताओं की या किसी भी चीज़ की, तो जितने भी हमें देखने को मिलती है सभ्यताएं, वो सभी नदियों के किनारे मिलती हैं, क्योंकि जो जल होता है वो मानव के लिए काफ़ी उपयोगी वस्तु है और जल से ही वो लोग खेती करते हैं। ठीक है, खेती करते थे जो वैदिक संस्कृति के लोग थे, तो इसलिए जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो ज़्यादातर नदी या सागर के किनारे ही हुआ है। अब देखिए अगर हम आर्य सभ्यता के प्रसार की बात करें कि कैसे ये जो इनकी आर्यों की सभ्यता थी ये पूरे देश में फैली, तो भारत में आर्य सभ्यता का जो प्रारंभ है वो सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। आपको ये जो याद रखना है, ये लाइन याद रखनी है कि आर्य सभ्यता का प्रसार भारत में कहाँ से होता है, तो वो होता है आपका सप्त सैंधव प्रदेश से। ठीक है, अब सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच कुछ मतभेद है। यानी कि कुछ का कहना है कि ये बाहर से आकर बसे यहाँ पर, लेकिन कुछ का कहना है कि ये मूलतः भारत के ही निवासी थे। ठीक है, तो इन दोनों में अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, यानी कि कोई निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आर्य भारत से आए थे या यहीं के मूल निवासी थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है। तो सप्त सैंधव का मतलब देखिए होता है 7 नदी। अब कौन सी है वो 7 नदियाँ, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, सॉरी यहाँ पर झेलम हो गया है, यहाँ पर झेलम होगा, चिनाब, सतलज और सरस्वती। अब एक और वर्ड है यहाँ पर ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त का मतलब है दिल्ली के आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मर्षि की बात करें तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। अब देखिए दोआब का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ है विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र, इसे दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वेदों की। ठीक है, तो देखिए जो वेद है, वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, विद शब्द से बना है, और उसका अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक है, और जो वेद हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है, हम सभी जानते हैं। कौन से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए जो ऋग्वेद है वो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं और उन प्रार्थनाओं को ऋचा कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उनको ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद के 10 भाग हैं, ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और उन 10 भागों को क्या कहा जाता है, मंडल, यानी कि पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, इस तरीके से उनको कहा जाता है। और जो गायत्री मंत्र है हमारा वो भी ऋग्वेद से लिया गया है और जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। किसका, ऋग्वेद का, सॉरी गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र आपका कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। और अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद में भारतीय संगीत के जो सप्त स्वर हैं, सा रे ग म प ध नि सा, वो सारे आपके सामवेद में हैं। अगर हम बात करें तीसरे वेद यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में यज्ञों को करने की जो विधियां हैं उनका वर्णन है, और अथर्ववेद में आपके तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए जो वैदिक सभ्यता है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं वो, तो देखिए पहला है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यानी कि वैदिक सभ्यता भी कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में। पहला हो गया ऋग्वैदिक, दूसरा हो गया आपका उत्तर वैदिक। और अगर हम ऋग्वैदिक के समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि टोटल जो हमारा समय था वो कितना था वैदिक सभ्यता का, 1500 से लेकर 600 तक, और इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आर्यों के जन्म।
तो देखिए जो आर्य होते थे, यानी कि जन क्या है, यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि जो आर्य थे वो कबीलों में रहते थे, यानी कि ग्रुप्स में रहते थे, ये हम जान ही चुके हैं। और इन कबीलों का जो नाम होता था, यानी कि हर एक कबीले का एक नाम होता था, और वो जो नाम था वो मुखिया के नाम पर होता था, यानी कि उस कबीले का जो भी मुखिया होता था उसी के नाम पर उस कबीले का नाम होता था। और ये जो कबीले थे इनको जन कहा जाता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कबीले हैं सबसे बड़े और इन कबीलों को क्या कहेंगे, जन कहेंगे, और इनका जो नाम है वो इसके मुखिया के नाम पर होगा। जैसे वेदों में पुरुजन, यदुजन, तुवर्षजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। जैसे अगर कोई राजा है, से पुरु है, ठीक है, कोई भी कबीला है या कोई भी जन है, उसका नाम क्या है, उसके मुखिया का नाम क्या है, पुरु, तो उसके नाम पर क्या कर दिया, नाम पुरुजन कर दिया। यदि किसी का नाम यदु है तो उसके नाम पर यदुजन कर दिया, भरत है तो भरतजन कर दिया, इस तरीके से होता था। और ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक जन है पूरा, वो जन किससे मिलकर बना है, कई विश से मिलकर बना है, और जो विश का मुखिया है उसे विशपति कहा जाएगा। अब जो विश है वो कई ग्रामों से मिलकर बने, कि कई गांवों को मिलाकर बना है, और गांव के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाएगा। और जो ग्राम है वो कई कुल या ग्रह को मिलाकर बना है, और कुल या ग्रह के मुखिया को कुलुप या ग्रहपति कहा जाता था। यानी कि एक तरीके से एक चेन सी चलती आ रही है। अभी हम एक इमेज देखेंगे जिसके थ्रू हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, कुल है या ग्रह है, यानी कि एक तरीके से आप इसे एक इजी लैंग्वेज में एक घर मान सकते हैं, एक खानदान के रूप में एक ले सकते हैं, और उसका प्रमुख कौन होगा, कुलुप होगा या ग्रहपति होगा। ठीक है, अब कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनेगा, यानी कि गांव बनेगा, और उसका जो प्रमुख होगा वो ग्रामणी कहलाएगा। कई ग्राम को मिलाकर एक विश बनेगा, और उसका जो प्रधान होगा या प्रमुख होगा वो विशपति कहलाएगा। और कई विश को मिलाकर जन बनता था, और जिसका प्रमुख राजा कहलाता था, और उसी के नाम पर उस जो होता था जन, उसका नाम रखा जाता था। तो इस इमेज के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो बात थी ऋग्वैदिक काल की, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में जो जन थे वो किसी स्थायी रूप से जब किसी क्षेत्र में बस गए तब उनको जनपद कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि जन का नाम उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जनपद हो गया, क्योंकि वो इधर उधर घूमते रहते थे जो जन होते थे। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो एक जगह पर स्थायी रूप से बस गए और उनका नाम जन से क्या हो गया, जनपद। ठीक है, ये बात आपको भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजा की। ठीक है, तो वैदिक काल में क्या था, जन का जो प्रमुख था वो राजा होता था, यानी कि जो पूरा जन है उसका प्रमुख कौन है, राजा है। ठीक है, अब ये जो राजा है इसका कार्य क्या होता था, जन के जो लोग हैं उनकी रक्षा करना होता था, और कोई अगर युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करना भी राजा का काम होता था। और इस राजा का चुनाव कैसे किया जाता था, तो देखिए जो राजा का चुनाव है वो सभा के द्वारा किया जाता था। और लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, यानी कि ऋग्वैदिक काल में तो राजा का चुनाव सभा के द्वारा हो रहा है, प्रारंभ से मतलब है यहाँ ऋग्वैदिक काल से, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया, यानी कि फिर चुनाव के द्वारा ना होकर राजा का बेटा ही राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था, इस तरीके से ये वंशानुगत हो गया। अब देखिए राजा पर नियंत्रण रखने के लिए दो संस्थाएं होती थी, एक का नाम था सभा और दूसरी का नाम समिति। ठीक है, ये राजा के जो काम था उस पर नियंत्रण रखती थी। अब जैसे कोई भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। ठीक है, एक सभा आयोजित की जाती थी, और उस सभा में 70 से 80 लोग होते थे, और इनमें से 5-6 लोग एक विशेष आसन पर बैठते थे, और इन 5-6 लोगों को राजन्य कहा जाता था। ठीक है, इन लोगों को राजन्य कहा जाता था। अब इन 5-6 लोगों के अलावा जो बाकी के 70-80 लोग होते थे उनको विश कहा जाता था, यानी कि ये बाकी के लोग विश कहलाते थे। अब ये जो राजन्य होते थे ये अपनी उम्र, जैसे जो ज़्यादा उम्र के लोग होते थे उनको
जिनको अनुभव ज़्यादा है और शक्ति है जिनके पास, इनके कारण इन लोगों को राजन्य बनाया जाता था, या फिर इन लोगों के पास बाकी के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक गाय, घोड़े और रथ होते थे। ठीक है, तो इस कारण से उनको राजन्य बनाया जाता था। और बाकी के जो लोग थे वो विष कहलाते थे, ये हम जान ही चुके हैं। और जो भी सभा होती थी उसमें एक समस्या रखी जाती थी और सभी लोग मिलकर इस समस्या को सुलझाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजा का शासन, यानी कि राजा किस तरीके से अपना खर्च चलाता था, किस तरीके से अपना शासन चलाता था। तो देखिए, लोगों का यानी कि जो भी उनका जन है, कबीला है, उसका खर्च चलाने के लिए राजा जो जन के लोग होते थे उनसे उपहार प्राप्त करता था, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं गिफ्ट्स लेता था। ठीक है, उपहार लेता था और इस उपहार को वो लोग बलि कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? बलि कहते थे। और बलि के रूप में जो लोग क्या देते थे? बलि के रूप में ये लोग राजा को अनाज, घी, वस्त्र, घड़े, आभूषण, गाय, ये सारी चीज़ें देते थे। और जो राजा होता था वो अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रख लेता था और बाकी के सामान को ज़रूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था, और इससे राजा और प्रजा के बीच के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राजा का शासन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा युद्ध के बाद सभा। तो देखिए, जैसे कोई भी युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद एक सभा होती थी, और सभा में जो कबीले का राजा या जन का जो राजा होता था वो जितनी भी जीत में मिली गाय हैं, घोड़े हैं, रथ, हथियार, आभूषण, दास, दासियाँ, ये सारी चीज़ों को जो जन के लोग होते थे उनके बीच में बांट देता था। लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा होता था उसमें वो राजा अपने पास रखता था। फिर उसके बाद जो राजन्य होते थे उनको उनका हिस्सा दिया जाता था, और इसके अलावा ब्राह्मणों को भी एक हिस्सा उसमें से दिया जाता था। और कुछ गाय, भेड़, बकरियां, अनाज आदि साधारण लोगों को भी दी जाती थी। और इससे क्या होता था, जो राजन्य होते थे उनके पास गाय, घोड़े, हथियार, सेना, दास, दासी, इनकी संख्या ज़्यादा होती जाती थी और वे पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनते जाते थे। आई होप आपको ये जो सभा है ये समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये लोग चीज़ों का बंटवारा करते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा धर्म एवं यज्ञ। तो देखिए, धर्म और यज्ञ का जो कार्य था वो कौन करवाते थे? पुरोहित करवाते थे, क्योंकि पुरोहित ही धर्म और यज्ञ का कार्य करवाते थे। और जो आर्य लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ और ये सब करवाते थे, और ये पुरोहित के द्वारा करवाया जाता था, और जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। और यज्ञ जो होता था इसकी सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद व मंत्र, यानी कि वेद के जो मंत्र हैं वो गाए जाते थे। अब इंद्र जो थे वो आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्यों? क्योंकि उन्हें जो इंद्र थे वो युद्ध में विजय दिलाते थे, इसलिए इंद्र इनके सबसे प्रिय देवता थे। ठीक है, अब ये जो यज्ञ होता था इसमें क्या होता था कि जो ब्राह्मण होता था या पुरोहित होता था वो वेद मंत्रों का पाठ करते थे और आग में घी डालते थे, और ये जो मंत्र बोले जाते थे ये संस्कृत भाषा में बोले जाते थे। और ये उस समय क्या था, ये मंत्र लिखे नहीं गए थे, इन्हें सिर्फ बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था, और बाद में इन्हें लिख दिया गया। और आज हम ऋग्वेद के कई मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन के बारे में कई बातों को जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैदिक कालीन समाज, यानी कि उस समय का समाज कैसा था। तो देखिए, उस समय का जो समाज था वो 3 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो 3 वर्णों में विभाजित था। कौन से? राजा, पुरोहित और अन्यजन। ठीक है, राजा, पुरोहित और अन्यजन, इन 3 वर्णों में ऋग्वैदिक काल का जो समाज था पूरा वो विभाजित था। और ये जो विभाजन था उनके व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन कठोर नहीं था। यानी कि राजा तो जो राजा है ही कबीले का, पुरोहित जो यज्ञ करवाते थे और बाकी के अन्यजन। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो यज्ञ करवाते थे उनको ब्राह्मण कहा जाने लगा, जो युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय, जो व्यापार करते थे उनको वैश्य, और बाद में एक चौथा वर्ण बना जिसका नाम था शूद्र।
जिसमें युद्ध में हारे गए लोग शामिल किए गए और धीरे धीरे ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कठोर होती चली गई और जो कार्य होते थे लोगों के वो रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर हो गए। यानी कि अगर किसी के पिता कोई काम करते हैं तो वही कार्य उसके पुत्र को करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यानी कि अपनी योग्यता का कोई भी काम नहीं रह गया। यानी कि योग्यता के आधार पर कोई भी अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकता था, ये जन्म के आधार पर हो गए। अब देखिए ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो महिलाओं को उस समय उच्च स्थान प्राप्त था और वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी और इनमें लोपा, मुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। यानी कि ये महिलाएं थी, कुछ महान महिलाएं थीं, काफ़ी विद्वान थीं ये। और आर्यों के जो मकान थे उनके अगर हम मकानों की बात करें तो ये घास फूस और मिट्टी के बने होते थे और आर्य दूध से बने पदार्थों को ज़्यादा खाते थे, जैसे दधि यानी कि दही, नवनीत यानी कि मक्खन, घृत यानी कि घी। ठीक है, और अन्न में यव कहते हैं किसे, जौ को। ठीक है, यव का प्रयोग करते थे। गोधूम, गेहूँ और चावल को कहते थे ये लोग ब्रीही। तो इन सब चीज़ों का ये लोग अन्न में प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा आश्रम व्यवस्था। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा। कितनी अवस्थाओं में बांटा? 4 अवस्थाओं में बांटा। पहली अवस्था थी क्या? ब्रह्मचर्य। इसमें क्या होता था? बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा पाता था। दूसरी थी गृहस्थ और ये पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी थी वानप्रस्थ, जिसमें क्या होता था? व्यक्ति वन में जाता था। और संन्यास है चौथी अवस्था, जिसमें व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन करता था, यानी कि एक तरीके से समाधि टाइप की ले लेता था। तो ये थी आश्रम व्यवस्था। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा, यानी कि आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो देखिए ये कहना काफ़ी कठिन है कि जो सारे आर्य थे वो सभी एक ही नस्ल के थे और जो आर्य बोलते थे भाषा वो थी इंडो यूरोपियन परिवार की जो भाषा है, संस्कृत बोलते थे। ठीक है, और ये जो भाषा है वो अब भी कई जगह प्रचलित है लेकिन बदले हुए रूप में है और ये एक ही परिवार की जो भाषाएं होती हैं उनमें कुछ कुछ समानता देखने को मिलती है। तो आर्य जो बोलते थे वो बोलते थे संस्कृत भाषा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो इस समय क्या होता था? जो विद्यार्थी होते थे वो गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी कि आजकल की तरह उस समय स्कूल्स नहीं थे, तो वो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे वो गुरुकुल में करते थे और वेदों का ज्ञान लेते थे वहाँ पर। इसके साथ वो गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान और शिल्प, इन सभी विषयों की शिक्षा भी वो लोग ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है पशुपालन। तो देखिए जो आर्य थे वो प्रारंभ में पशुपालक थे। ठीक है, और जो उनकी संपत्ति होती थी वो गाय और बैल ही उनकी संपत्ति होती थी और ये उनकी समृद्धि के प्रतीक थे। यानी कि जिसके पास ज़्यादा गाय बैल हैं, जितने ज़्यादा पशु हैं, वो उतना ही संपन्न माना जाता था, उतना ही रिच माना जाता था। और ये लोग उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो ये किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए गाय का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, और गाय को काफ़ी पवित्र मानते थे और वेदों में से किसे, गाय को अघन्या कहा गया है। यानी कि अघन्या का मतलब क्या होता है? जिसका वध ना किया जा सके, वध ना करने योग्य। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी पवित्र पशु थी इसलिए। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर खेती, कि उस समय खेती का क्या महत्व था, कृषि का क्या महत्व था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ने लगी और इसके लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने कृषि पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। और जो आर्य थे वो गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे और जो जंगल थे इनको काट कर इन्होंने कृषि योग्य भूमि बनाया और कृषि करने के लिए वो लोग किसका, हल का प्रयोग करने लगे। ठीक है, इन लोगों ने हल का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया था। और वो क्या क्या उगाते थे? तो देखिए वो जौ उगाते थे, गेहूँ, धान, दाल, बहुत सारी दालें, ये सारी चीज़ें वो उगाते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है शिल्प। तो देखिए जो आर्य थे वो पशुओं से संबंधित व्यवसाय ही करते थे, जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म, ये सारे कार्य वो लोग किया करते थे। और धातु को ये लोग क्या कहते थे? अयस कहते थे।
ठीक है। धातु को ये लोग अयस्क कहते थे और ऋग्वैदिक काल में इन लोगों को तांबे का और कांसे का ज्ञान था। लेकिन लोहे का जो ज्ञान है वो कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी लोहे का ज्ञान उन लोगों को नहीं था और ऋग्वैदिक काल में भी नहीं था। तो लोहे का जो ज्ञान है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसके अलावा ये देखिए, ये लोग सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान भी रखते थे और ज्यामितीय आकृतियों से भी ये लोग परिचित थे। ठीक है। अब देखिए ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए, उनको एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या था? जीवन गतिशील था, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जीवन स्थायी हो गया, यानी कि ये लोग एक जगह पर ही बस गए। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, यानी कि राजा को सभा के द्वारा चुनाव किया जाता था, यानी कि राजा का चुनाव किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये क्या हुआ? वंशानुगत हो गया। इस समय में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। 4 वर्ण बना दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ऋग्वैदिक काल में पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? कृषि बन गई। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि हुई और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें और ज़्यादा अन्न की ज़रूरत और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होने लगी। इसलिए इस समय इन लोगों ने कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं। एक देखिए क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यज्ञ के विधान और क्रियाओं को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है। और हर वेद के अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के अलग हैं, सामवेद के अलग हैं, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप 1-2 बार देख लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाएंगे, कई बार पूछ लिए जाते हैं। और भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो एंड होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।